लक्ष्मी माँ, जिन्हें धन की देवी कहा जाता है, जिन्हें सुख समृद्धि की देवी कहा जाता है, हर कोई लक्ष्मी माँ को बहुत दिल से पूजता है। और वडोदरा शहर तो है ही धार्मिक। वडोदरा शहर अपनी संस्कृति, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना जानता है। इसी के चलते आज हम आप पहुंचे हैं वडोदरा के गाजराबाड़ी के महालक्ष्मी मंदिर में। तो चलिए आपको पहले दर्शन कराते हैं माँ लक्ष्मी जी के, और फिर बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी कई खास बातें जो अब तक आपको नहीं मालूम है। आपने देखा कितनी खूबसूरत तरह से यहाँ पर माँ लक्ष्मी को सजाया गया है, और यहाँ पर भीड़ देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि माँ लक्ष्मी के इस मंदिर की कितनी मान्यता है। लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ का क्या इतिहास है और कितना वक्त हुआ है इस मंदिर को यहाँ बने, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे यहाँ के मैनेजिंग ट्रस्टी सुरेश हर्षे जी से। ये हर्षे फैमिली जो पेशवाओं के साथ में महाराष्ट्र से इधर आए, वहां से 18th सेंचुरी में, वहां आने के बाद इन्होंने 1860 में ये मंदिर बांधा है। 1860 यानी इतने साल हो गए, अभी करीब 125 साल है। नवरात्रि के 2 नवरात्रि के कार्यक्रम होते हैं। चैत्र नवरात्रि जो है अप्रैल महीने में चैत्र मास आता है वो, और अश्विन जो अक्टूबर में, अश्विन मास की अश्विन नवरात्रि, ये दोनों होते हैं। अभी नवरात्रि के जो स्पेशल कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, देवी को अभिषेक रोज होता है। जितने भी लोगों को इच्छा होती है वो अभिषेक लिखवाते हैं और देवी को अभिषेक होता है। आपको बैठना हो तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है कि आप खुद, हमारा जो देवी का यंत्र है अंदर, उस पर अभिषेक होता है, वो आप बैठ के कर सकते हो। इसके बाद नवरात्रि में जो अनेक कार्यक्रम होते हैं उसमें भजन कीर्तन हो गए। भजन कीर्तन से ऐसे तो होते ही है कार्यक्रम। इसके अलावा स्पेशलिटी जो कार्यक्रम है उसको गोंधळ कहते हैं मराठी। कोल्हापुर की देवी का जो स्तुति पर कार्यक्रम जो है उसका नाम गोंधळ है। तो ये गोंधळ करने वाले पूरे गुजरात में एक ही फैमिली है, उनका नाम है शांताराम आळेकर, जो पैलेस में भी करते हैं। गोंधळ पैलेस में भी होता है। पैलेस समरजीत सिंह गायकवाड़ भी इधर आ गए हैं, उन्होंने गोंधळ अटेंड किया है 2 साल पहले। हाँ, तो कोल्हापुर के मंदिर से ये मंदिर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो कोल्हापुर और इस मंदिर का क्या कनेक्शन है? हाँ, हमारी जो फैमिली है उसका पहले सरनाम था सायगावकर, हर्षे बाद में हुआ। तो सायगावकर फैमिली है वो कोल्हापुर के पुजारी से, कोल्हापुर के माता जी के पुजारी थे। उस साल, ये 200 साल पहले की बात है। और सायगाव जो सातारा डिस्ट्रिक्ट तालुका, वहाँ जो सातारा गांव है, अरे सायगाव गांव है, वो हमारा गांव है। वहां से ये पुजारी कोल्हापुर में अपॉइंट हुए थे, वो वहां करते थे। उनकी स्पेशलिटी ये थी कि उन्होंने जब मुगलों ने अटैक किया कोल्हापुर में, और कोल्हापुर का मंदिर में क्या हुआ, आपत्ति में आया, तब आपत्ति काल में कोल्हापुर की मूर्ति को सेफ्टी में रखने का काम उन्होंने किया। और ये महाराजा को बहुत आनंद हुआ, इसलिए उन्होंने हर्षे हमारा नाम दिया। हर्ष हुआ, इसलिए हर्षे। महालक्ष्मी को जो थाल अर्पण की जाती है, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, चावल, नारियल, ये सारी चीजें रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है, उसे ओटी कहा जाता है। जो यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज आती हैं वो यहाँ पर इस तरह से इस थाल को सजाती है, थाल को तैयार करती है, जिसमें नीचे साड़ी या तो जो ब्लाउज जो रखा जाता है, उसके ऊपर चावल, नारियल और साथ में फूल और प्रसाद भी रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है, जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर कई भक्त आते हैं जो
इस थाल को सजाते हैं, तैयार करते हैं और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में यहाँ पर आरती होती है हर शाम को, और आरती के बाद में इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर महालक्ष्मी अष्टक लिखा गया है, जिससे पढ़े बिना यहाँ से कोई भी श्रद्धालु नहीं जाता है। आरती के बाद भी और जब भी वो दर्शन करने आते हैं वो महालक्ष्मी अष्टक जरूर पढ़कर जाते हैं। जिन लोगों को आरती नहीं भी आती हो उन सभी के लिए मंदिरों में ये एक अच्छी सुविधा की जाती है कि वहां पर आरती, स्तोत्रम, ये सारी चीजें लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर भी आरती जिन लोगों को नहीं आती है लेकिन वो सभी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं माँ लक्ष्मी के, तो वो यहाँ पर देखकर आरती गा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जैसे हमने कहा महालक्ष्मी अष्टक है और उसी के बाजू में लक्ष्मी स्तोत्रम भी लिखा गया है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके लिए माँ लक्ष्मी का क्या महत्व है। ये महालक्ष्मी मंदिर की अच्छी तरह से स्थापना करते हैं, सब लोग अच्छी तरह से कोऑपरेटिव होते हैं और यहाँ सब जगह का प्रसाद ये सब मिलता है और अष्टमी को होम हवन होता है। मंदिर साफ सुथरा और स्वच्छ होता है। 8-9 दिन अच्छी तरह से कार्यक्रम होते हैं। ये मंदिर में हम पिछले 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ पे हर साल हम महाराष्ट्रियन स्टाइल से माता जी की रोटी भरते हैं और ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये हमारी कुल देवते का मंदिर है, इसलिए हम हर साल आते हैं। पिछले 15 साल से आते हैं। अष्टमी के दिन भी आते हैं, दशहरा के दिन भी आते हैं। जितना हो सके आ सकते हैं, आ जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, मराठी स्टाइल से, महाराष्ट्र स्टाइल से इसको मेंटेन किया हुआ है। ये हमारा जो कुलदेवता का मंदिर है वो कोल्हापुर में है, उसी की तरह से ये सेम मंदिर है। जिनको यहाँ दर्शन करना आना है, जो कोल्हापुर नहीं जा सकते वो यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ से भी माता जी का दर्शन का लाभ ले सकते हैं। मैं यहाँ आज कम से कम 25 साल से कंटिन्यूअस आ रही हूँ, पर पता नहीं ऐसी क्या शक्ति है इस माता जी में कि वो हर परिस्थिति में मुझे यहाँ आने की शक्ति देती है। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हूँ, पर वो मुझे यहाँ आने की शक्ति दी। यही मेरी श्रद्धा है और इसी पे हर व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए। माता जी के आशीर्वाद से हमको 8 साल के बाद हमारा बेटा आया है और उसके पहले से काफी समय से आ रहे हैं और ये जगह में ऐसी दिव्य शक्ति है, अपने आप हमको खींचती है। हम यहाँ पे और नवरात्रि के समय ये जगह का अलग ही तेज है। माता जी साक्षात यहाँ पे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको यहाँ पे आना जरूरी है। एक बार आशीर्वाद लेने तो माता जी का आइए, माता जी आपको रिपीटेडली आपको बुलाती रहेगी। नवरात्रि का माहौल, नवरात्रि का पर्व और इसमें माता रानी का जो मंदिर होता है वहां पर एक वातावरण अलग ही होता है। इस वक्त मैं महालक्ष्मी मंदिर में आकर खड़ी हूँ और हर मंगलवार को खासकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है। खासकर महाराष्ट्रियन जो फैमिलीज होती हैं उनकी यहाँ पर काफी आस्था है और वो यहाँ आकर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उनसे पूजा करते हैं। उनकी आस्था यहाँ पर झलकती नजर आती है। जो आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है। इसी तरह वडोदरा के जितने भी नागरिक हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं, ज्यादातर लोग जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं वो सभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं और हमारी यही कोशिश रही है कि हम भी आपको इस मंदिर के दर्शन भी कराएं। घर बैठे आपने इस मंदिर के दर्शन किए और इसी के साथ हमने आपको इस मंदिर से जुड़े कई सारे इतिहास के पहलू बताए। उम्मीद करते हैं कि इन इतिहास के बारे में जानकर, इन सभी बातों के बारे में जानकर आपको खुशी मिली हो और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जो भी वडोदरा वासी हैं, जो बाहर से भी वडोदरा घूमने आते हैं, वो यहाँ एक बार जरूर आए। फिर से लौटेंगे इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए वेरन के साथ।
Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं सुहाली जैन, आप देख रहे हैं VNM TV। सुंदर दिखना हर लड़की का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए उनके घर के बुजुर्ग जो दादी नानी हैं, उन्हें बचपन से ही किचन का रास्ता बताती हैं। किचन का रास्ता इसीलिए क्योंकि उनका मानना था जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम खा नहीं सकते वो हम अपने शरीर में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की जनरेशन वो दादी नानी के नुस्खे भूलते जा रही है। आज की जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, उनको हर रिजल्ट तुरंत के तुरंत चाहिए। तो उस वजह से लोग आजकल जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट हैं उसे लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कम उम्र में ही बहुत सारे जो फेशियल प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे हैं। बालों का झड़ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें दूर करने के लिए वो दर बदर डॉक्टर के पास फिरते हैं। लेकिन इस यंग जनरेशन के लिए आज मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जिसे देखकर वो इतने इन्फ्लुएंस होंगे कि उनका मन करेगा काश मेरे पास भी वो प्रोडक्ट होता। आज की नई जनरेशन के लिए दादी नानी के नुस्खे लेकर आई हूँ और उसके लिए मैं आज आई हूँ हेतु ब्यूटी पार्लर।
यहाँ पर पंचवटी गोरवा में ये पार्लर है और यहाँ की जो खासियत है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो पूरी तरह नेचुरल हैं और कई लोग वीगन भी होंगे तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। और जो दादी नानी के नुस्खे हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं वो इन नुस्खों को यूज़ करके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं और वो यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो चलिए मैं आज आपको हेतु ब्यूटी पार्लर की जो ओनर है हेतल मैम से मिलाने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि उनकी इस सेंटर में कौन कौन से आपको प्रोडक्ट मिल पाएंगे और कैसे आप अपनी डेली लाइफ में उन्हें यूज़ करके वापस पुराने दिनों में जो सुंदरता थी उसे पा सकते हैं। ये बात सही है जो इन्होंने बोली है कि आजकल की जनरेशन जो हमारे दादा दादी के नुस्खे हैं उन्हें भूलती गई है। जो हमारे पुराने जो नुस्खे थे उससे जो हम ब्यूटी हमारी हम जो निखारते थे आज वो कहीं ना कहीं चली गई है। तो उसको निखारने के लिए तो जनरेशन ने जो ये सब भूल गए हैं उसको वापस हम लोग लाए हैं। ये न्यू जनरेशन को आजकल बहुत डैंड्रफ हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने, पिंपल्स, ये जो सब हो रहा है वो निकालने के लिए आज वो भागा दौड़ी कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कई सारे केमिकल यूज़ कर रहे हैं, पार्लरों में जा के वो अपनी और स्किन बिगाड़ रहे हैं। तो वो ना बिगड़े और वो एकदम से स्वस्थ और अच्छे हो जाए और 100% उसको रिजल्ट मिले, इसलिए हम लोगों ने आज उनके लिए प्रोडक्ट निकाली है। जो दादा दादी के नुस्खे हैं उसके अंदर हमने निकाली है मिट्टी की प्रोडक्ट। आज तक किसी ने सुना नहीं होगा कि मिट्टी की प्रोडक्ट, हाँ, तो मिट्टी के प्रोडक्ट से हम लोग फेशियल करते हैं और सबको सुंदर बनाते हैं। साथ साथ में मिट्टी की प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोगों को हाइपर एसिडिटी, गैस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसे बीमारियों को ठीक करते हैं। साथ में कहीं भी कोई स्किन डिजीज़ होती है तो उनको भी हम निकालते हैं। पिंपल है, एक्ने है, पिगमेंटेशन है, वो भी मिट्टी के प्रोडक्ट से निकालते हैं। और साथ साथ में जो हमारे पूर्वज जो घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं प्रोडक्ट और जो हम खाते हैं जैसे सर्दी में, खांसी में, उसके अंदर जो हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हमें घर में से ही मिलती है वो भी आज लोग यूज़ नहीं करते। और कुछ भी सर्दी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खांसी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आज वो वहाँ जाए नहीं और घर के ही नुस्खे जो है वो हम लाए हैं और उनको वही नुस्खों से हम लोग ठीक करते हैं। तो मेरे पास हाँ नेचुरोथेरापी आधारित मिट्टी की सारी प्रोडक्ट है और मेरे साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हमारे दादा दादियों के नुस्खे हैं वो मैं वापस लाई हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स और आपको बताएंगे कि आप उन्हें कैसे अपने यूज़ कर सकते हैं और आप कहां से इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट है हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हमारे दादा दादी बनाते थे और हमको खिलाते थे। आज ये यंग जनरेशन भूल गई है तो वही मैं वापस लाई हूँ। इसके अंदर है आयुर्वेदिक दंतराज है, एसिडिटी की फाकी, डायबिटीज़ की फाकी और एक है गुजरातन फेशियल जो हमारे दादा दादी घर में ही सब बना के हमारे उपटन लगाते थे, उपटन से हमको ठीक करते। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ ये दादी नानी के नुस्खे। तो ये है हमारी गुजरातन फेशियल किट जिससे हम दांत मुंह पे लगे सारे मुंह से निकाल सकते हैं, एक्ने, पिंपल सब निकाल सकते हैं, कैसे भी स्किन पे स्किन डिजीज है उसको निकाल सकते हैं। तो ये है हमारी गुजरातन फेशियल, इससे मैं लोगों को फेशियल करती हूँ। वैसे ही जैसे दादा दादी हमको नीम के पत्ते से नहलाते थे ऐसे ही हम नीम का सोप लेके आए जो हमारे शरीर को एकदम स्वस्थ और निरोगी करता है। वैसे ही आप देखो पुराने तत्वों में दादा दादी हमको दंत मंजन करवाते थे तो वही दंत मंजन हम वापिस लेके आए हैं। तो आपके दांत में कैसी भी सड़न हो उसको निकालता है और दांत को स्वस्थ करता है। आज जो जनरेशन जंक फूड खा रही है और अपने पेट को बिगाड़ रही है, दांतों को बिगाड़ रही है, तो ये दंत मंजन सुबह शाम करने से उनके दांत एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे ही दादा दादी को तो बाम बहुत पसंद है। सर्दी हुई, खांसी हुई, कुछ भी हुआ तो वो लोग अपने पास बाम की डिब्बी रखते हैं या अजवाइन रखते हैं। ऐसे ही उसमें से ये दादा दादी के नुस्खे के ऊपर आयुर्वेदिक बाम हमने तैयार किया है। वैसे ही खरजवा का मलम किया है। सबसे बेस्ट है आयुर्वेदिक चाय का मसाला। ये चाय का मसाला जो हम सुबह सुबह में, हमको चाय पीने का शौकीन बहुत लोग हैं, तो जो हम चाय पीते हैं और हमको जो एसिड होता है वो चाय का मसाला पीने से हमारा एसिड बिल्कुल गायब हो जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर जो एसिड उत्पन्न होता है उसको ठीक करता है।
वैसे ही आजकल की जनरेशन जो जंक फूड खा रही है और वो खाने के बाद और बाहर का पॉल्यूशन उनके फेस को बिगाड़ता है, एक्ने, पिंपल्स वो सब जो होते हैं, तो ये हमारी है मिट्टी की प्रोडक्ट, मिट्टी का फेशियल। इससे मैं सबके जो मुहासे है, एक्ने है, पिंपल है, डार्क सर्कल है, वो सब ये किट से मैं रिमूव करती हूँ। तो मैं सारी नेचुरल और सारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मेरे पार्लर के अंदर रिजल्ट देती हूँ। हेतु ब्यूटी पार्लर। ये जो समझो वेदा और काया पलट आपने प्रोडक्ट देखे हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं और उस चीज़ों से जो हेतु मैम है उन्होंने कई सारे डिसीज़ेस ठीक किए हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें जो आमतौर पर आज की जनरेशन को फेस करनी पड़ती है वो दूर किए हैं। तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन उन्होंने ये जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट है उससे दूर किए हैं। मैंने ये प्रोडक्ट से बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। मेरे क्लाइंट को बहुत सारी स्किन डिजीज थी, कई सालों से कई दवाइयाँ की, लेकिन उनको ठीक नहीं हुआ था। तो मैंने उनको मेरी ये काया पलट की और समझो वेदा की प्रोडक्ट देके उनको ठीक किया है। और दूसरा, मेरे क्लाइंट को बाल बहुत जड़ रहे थे, बोल रहे मेरे बाल उगते ही नहीं है, जड़ बहुत रहे हैं और आगे से उनकी टाल पड़ गई थी। तो उनको मैंने यही प्रोडक्ट देकर उनके बालों उगा दिए, जो बाल उनके जड़ गए थे वो उगा दिए। मेरे कई क्लाइंट को एक्ने, पिंपल वो सब प्रॉब्लम थी, यही प्रोडक्ट से मैंने उसको भी निकाला है। तो मैंने यही प्रोडक्ट से एक्ने, पिंपल निकाला है, डायबिटीज निकाला है, हाइपर एसिडिटी, गैस, ये सब प्रोडक्ट से मैंने उन लोगों को स्किन डिजीज है या कुछ भी है, इंटरनल और आउटरनल जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स, उनको मैंने यही मेरी सारी प्रोडक्ट से उन लोगों के शरीर के अंदर से और बाहर से सारी स्किन डिजीज और सबको निकाल दिया है। तो सच में एक बार आप मेरे पास मुलाकात लीजिए और आपका कैसा भी प्रॉब्लम है, मैं गारंटी देती हूँ कि वो मैं आपका निकाल के रहूंगी। हेतल मैम, आपको थैंक यू। जो हमारी जनरेशन है वो हमेशा कुछ अच्छा चाहती है और आप उस जनरेशन को ध्यान में रख के इतने अच्छे अच्छे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। हाँ, सही में है। तो अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे पास विजिट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम मिटा दूंगी। मेरा एड्रेस है गोरवा ITI सहयोग गार्डन के सामने है, हेतु ब्यूटी पार्लर, राधा कृष्ण शॉपिंग सेंटर। अगर आज के वक्त में आप किसी पार्लर जाते हैं तो वो पार्लर में आपको कई सारे आपको बताएंगे कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ये फेशियल लीजिए, ये फेशियल लीजिए, और वो सारे कहीं ना कोई केमिकल से बने रहते हैं जो आपकी स्किन को, आपके फेस को ठीक करने के बजाय उल्टा असर दिखा देते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो हेतु ब्यूटी पार्लर है वहाँ पर ब्यूटी ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स होती है वो सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि अंदर से क्योर की जाती है। तो ऐसे में जो ये जो प्रोडक्ट हैं वो अंदर से वर्क करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे जड़ से ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको भी कोई भी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो फेस से हो, हेयर से हो या फिर बॉडी के किसी पार्ट से हो, तो इनके पास जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए, उसे आप यूज़ करके उसे प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटा सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप एक बार हेतु ब्यूटी पार्लर विजिट कीजिए और जो हेतल मैम हैं उनसे मुलाकात कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और वो आपको ऐसा प्रोडक्ट देंगी कि वो प्रॉब्लम्स आपकी छूमंतर हो जाएगी।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया? काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। हैप्पी संडे मॉर्निंग हमारे सारे व्यूअर्स को। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो हाथ है, पैर है, सर है, दांत है, कान है, हमें पता है कि हमें इनके एक्सपर्ट्स के पास जाना है। मतलब हर स्पेशलाइज्ड हमारे बॉडी ऑर्गन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। लेकिन जब कभी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम होती है, जो हम कभी कभी बताते हैं और कभी नहीं भी बताते हैं, और आज भी जब भी हमारे मेंटल हेल्थ को लेके इश्यूज आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसके बारे में बात करना सही नहीं है। 21वीं सदी में भी क्या आपको लगता है इसके बारे में बात करना सही नहीं है? बकायदा इसके बारे में हमारे घर में, हमारे स्कूल्स में, हमारे कम्युनिटी में बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इश्यूज आजकल हम देख रहे हैं और हमें ये भी पता है कि पहले के कंपैरिजन में आजकल इस समय में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, और सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। और आए दिन कोई ना कोई ऐसा आपको जरूर मिलेगा जो अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए, बकायदा करनी चाहिए? और इस महीने में स्पेशली अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं तो ये महीना सेलिब्रेट किया जाता है मेंटल हेल्थ मंथ के हिसाब से, और इस पे बात करना सिर्फ आज के लिए या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार नहीं, इस पे हर रोज बात होनी जरूरी है। और इसके लिए हमारे आसपास हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि कोई भी आकर, जिस तरह हमारे दांत में दर्द है, हम इमिडिएटली कह देते हैं आज मेरे दांत में दर्द है, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा, मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा खाना बनाइए जो मैं इजीली चू कर सकूं। उसी तरह आज मुझे दिमागी तौर पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के काउंसलर मिसेस कृति कडाकिया। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम। कृति जी जो हैं ये एकेडमिक हेड हैं इंक्लूजन डिपार्टमेंट की। पिछले 2 वर्षों से ये स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। ये RCI सर्टिफाइड स्पेशल एजुकेटर हैं, ये ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और ये प्ले थेरेपिस्ट भी हैं, और ये बकायदा इस फ्रंट पे काम करती हैं कि इंक्लूजन जो है वो हर बच्चे के लिए, स्पेशली वो बच्चे हैं जो अपने आप को एक नॉर्मल स्कूल का हिस्सा नहीं लिए जाते हैं, उन्हें इस नॉर्मल स्कूल का हिस्सा बनाया जाए और उनके लिए ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस इजी करा जाए। तो चलिए पहले मुलाकात करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ भी और इनसे जुड़ेंगे मेंटल हेल्थ को लेकर। कृति जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि इस बार मेंटल हेल्थ जो ये मंथ है,
इसका थीम क्या है, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं। दिस ईयर द थीम इज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। ओके, हम हमेशा मेंटल हेल्थ दूसरों के बारे में बताते हैं या अपने पर्सनल लाइफ में बताते हैं, बट हाउ आर यू डीलिंग विद इन योर वर्क प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, आई थिंक हाँ बहुत बढ़िया टाइटल दिया गया है इस बार। और जिस तरह मैम ने कहा कि इसका बात करना बहुत जरूरी है, और एक बार आई थिंक अगर वर्क प्लेस में इसकी चर्चा होनी शुरू हो जाती है तो बहुत कन्वीनियंटली इजी हो जाता है आपको या किसी को भी अपनी मेंटल हेल्थ का एक्सप्रेशन करना। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कृति, कि आप भी जानते हैं एज अ काउंसलर और हम भी जानते हैं एज एन एजुकेशनिस्ट के जिस तरह से आंकड़े हम देखते हैं रोजाना, ये बहुत मेंटल हेल्थ को लेके काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों जरूरी है? आंकड़े जो इंक्रीज हो रहे हैं उससे मेन रीजन इज आवर लाइफस्टाइल। ओके, हम सब कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू आल्सो एज विमेन स्पेशली, आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट। जो विमेन है, जो हम औरतें हैं, हम घर में भी एज अ बेस्ट वाइफ रहना चाहते हैं, बेस्ट मदर रहना चाहते हैं, प्लस हम वर्क प्लेस पे भी अपने आप को बहुत प्रूव करना चाहते हैं। करेक्ट। तो हर जगह पे हम जगल करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संतुलन जो है वो गिर जाता है। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन हैपेंस, यू फील के अरे काम नहीं करना है, काम छोड़ दूं। और जी बहुत सारी बार हमको पता नहीं होता है वेयर टू ड्रॉ अ बाउंड्री। राइट। हमारा ऑफिस का काम है, ऑफिस का प्रेशर है, ऑफिस का व्हाटएवर स्ट्रेस वी गेट इट एट होम। फिर घर जाते हैं तो बच्चों का स्ट्रेस, बच्चों का खाना बनाने का व्हाटएवर इट इज, घर के स्ट्रेस, वो प्रॉब्लम्स हम वापस यहाँ पे काम पे लेके जाते हैं। सो समवेयर ड्रॉइंग द बाउंड्री विच आई थिंक नाउ वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू इट, हम कर नहीं पा रहे। इसके लिए वो आंकड़े जो आप बोल रहे हो वो इंक्रीज हो रहा है, प्रॉब्लम्स आर इंक्रीज। बिल्कुल सही कहा आपने कृति, क्योंकि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि हम हर जगह अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी रहता है फॉर अ वर्किंग मदर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो कहीं हम हमारी फैमिली लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। आई थिंक वो फ्रंट पे भी हम ध्यान देते हैं। जब हम वर्क प्लेस पे आते हैं तो फैमिली के बारे में सोचते हैं, जब फैमिली में होते हैं तो वर्क के बारे में सोचते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं सब चीजों को बैलेंस बनाने के लिए हमारा जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो मानसिक संतुलन है, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, और उसके लिए सपोर्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछना चाहूंगी कृति, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ डील करते हैं, आपके हिसाब से काउंसलर जो है ये स्कूल में होना क्यों जरूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए? काउंसलर जो वर्ड है ना, बहुत सारी बार पीपल फील दैट ओ माय गॉड काउंसलर मतलब क्या मेरा बच्चा पागल है क्या, और क्या उसको इतने छोटे बच्चे को काउंसलर की जरूरत क्या है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। काउंसलर इज बेसिकली अ फ्रेंड। ओके, एक दोस्त है उस बच्चे का, जहां पे वो बच्चा हमारे पास एज ए स्कूल में वी हैव अ रूम जहां पे वो बच्चा आके छोटी छोटी बातें शेयर करता है। लाइक अ सिंपल थिंग कि मेरे जो फ्रेंड्स है ना वो मेरे पे बहुत हंसते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी वो जो फीलिंग है नेगेटिव इमोशन जो है कि आई एम फीलिंग लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है कि सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं। अभी बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे पे हंसना खेलना चलता रहता है, लेकिन उस बच्चे के तभी इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही लो हो जाते हैं, और तभी वो बच्चा हमारे पास आके हमसे शेयर करता है। So as a counselor, I would not say counselor, I would say as if I am their friend. So बहुत सारी बार आते हैं and it is a very important thing, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है बिकॉज वो तो हंस रहे हैं खेल रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना भी मम्मी दे देती है टिफिन पैक करके, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वन मेन रीजन इज कंपैरिजन। हम पेरेंट्स भी बहुत कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को कि अरे उसको 40 मार्क्स आया, तुमको 35 क्यों आया, उसकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, आपकी सुंदर नहीं है। और कभी कभी टीचर्स भी समटाइम्स ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज ह्यूमन, तो कभी निकल जाता है उनके मुंह से भी, बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, सो ये कंपैरिजन जो होता है ना वो पहले नहीं था, अभी ये बहुत मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे आके हमें बोलते हैं
कि मैम मेरे बाल जो है ना वो बहुत कर्ली है, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, या मैं खाना थोड़ा कम खाऊं क्योंकि मैं थोड़ी सी फैट हो रही हूँ। थर्ड स्टैंडर्ड बच्चे इतना अगर बॉडी बिल्कुल दे बिकम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। सो समवेयर आई फील सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट नो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, बट यस, सो काउंसलर होना in school is very important क्योंकि school is the safest place for the child and they feel like a friend when they come to you, क्योंकि कई बातें हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं as a child. राइट. So this is what counselors are important. बहुत सही बताया कि आई थिंक बच्चे के दिमाग में एक इमेज होता है, टीचर की एक इमेज होती है, पेरेंट की एक इमेज होती है, और उसको पता है कि टीचर के साथ क्या बात कर सकते हैं और पेरेंट के साथ क्या बात कर सकते हैं. लेकिन जैसे आपने कहा काउंसलर एक थर्ड पर्सन है और हमें उसे एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करना चाहिए. आई थिंक वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी, कि हम उन्हें काउंसलर को काउंसलर की तरह नहीं बट दे आर अ फ्रेंड जस्ट टू लिसन टू यू. आपकी अगर कोई भी कंसर्न है, कोई वरी है, तो एक ऐसा इंसान हमारे प्रेमाइसेस में अवेलेबल है जो सिर्फ आपको सुनने वाला है, आपको जज नहीं करने वाला है. तो आई थिंक अगर हम बच्चे को वो पहले से समझा देते हैं, उस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. इसके साथ साथ कृति मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स को, क्योंकि काउंसलर स्कूल में है, जैसे आपने भी मेंशन किया कि जब किसी बच्चे के लिए कोई कंसर्न आता है, कोई तकलीफ आती है और हम कहते हैं कि भाई आपके बच्चे को काउंसलर की जरूरत है, जब आप पेरेंट्स से बात करते हैं तो डेफिनेटली वो पेरेंट के लिए वो एक शॉकिंग हो जाता है. ओ माय गॉड, काउंसलर, जैसे आपने कहा कि वो एक एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. क्यों जरूरी है और स्पेशली स्कूल का क्या रोल है कि वो ये जो जर्नी है, अगर कोई कंसर्न है या फिर कोई तकलीफ है, अगर पेरेंट को अपने काउंसलिंग तक लेके जाना है या बच्चे को काउंसलिंग तक लेके जाना है, वो कैसे उसका रोल बनाए, अपना रोल ऐसा कैसा प्ले करें कि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो और पेरेंट उसको पॉजिटिवली ले. See, first and foremost, I am very happy that now compulsory NEP के आने से कि compulsory one counselor has to be in the school. ठीक है. So parents के mindset में भी एक आ गया है कि ठीक है, counselor है, अच्छी बात है. Okay, teachers है, अच्छी बात है. So counselor का जो रोल है, जैसे स्कूल में आ जाते हैं तो पेरेंट्स को अभी ऐसा नहीं लगता है कि ओ माय गॉड हम बाहर जा रहे हैं किसी के पास. स्कूल में ही सॉल्व होने की वी ट्राई टू डू दैट. एंड मेनी टाइम्स हम भी पेरेंट्स को बोलते हैं कि थोड़े से सेशंस अगर हम लेंगे आपके बच्चे के साथ, तो ये प्रॉब्लम जो उसको फेस हो रहा है, वट एवर द प्रॉब्लम, उसको शाइनेस है, इंट्रोवर्ट है, या अपने आप को सेल्फ डाउट जैसी प्रॉब्लम्स है, तो छोटे बच्चे को बहुत ईजी होता है to change their mindset. Right. And parents and counselors should work together. Very true. And nowadays I think once the parents भी जब हमको मिलते हैं तो उन्हें भी एक friend, as we introduce ourselves as friend, a very approachable person, तो उनको भी लगता है कि अरे हाँ ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे. तो वो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि बच्चा घर में ये नहीं करता है, वो नहीं करता है. सो ऐसे we all work together. School works with the child plus family और पेरेंट्स भी उसके साथ काम करते हैं. आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे समय में हमने कभी काउंसलर का शब्द सुना ही नहीं, वो टर्म ही नहीं यूज होता था. हमारे खुद के माँ बाप हैं या बड़े भाई बहन होते थे तो वही एक काउंसलर का काम कर लेते थे. और उस समय तो जॉइंट फैमिली से तो अंकल आंट भी होते थे, वो लोग भी कर देते थे. लेकिन आज के ज़माने में हाँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा दिखाई देता है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स होते हैं. समय की कटोकटी की वजह से बच्चा जिस समय पर बोलना चाहता है शायद उस समय कोई अवेलेबल ना हो, तो उस समय उस जगह पर अगर एक काउंसलर एज अ फ्रेंड अगर वहाँ पर है और बच्चे को सुन सकता है, पॉजिटिवली सुन सकता है, तो आई थिंक उससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती है. और वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमें ही उसके लिए बिल्टअप करना पड़ेगा. जिस तरह से कृति मैम ने कहा कि ये कोलैबोरेटिव काम है, ये स्कूल अकेला नहीं कर सकता है, यहाँ पे स्कूल, पेरेंट और बच्चे को मिलकर काम करना पड़ेगा. आई थिंक तभी आप बच्चे के बिहेवियर में जो चेंज लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज, वो जल्दी भी आएगा और आपको उसमें प्रोग्रेस भी दिखाई देगा. कृति मैम, इस वर्ष ये मंथ तो जो मेंटल हेल्थ के लिए हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, पर आपके हिसाब से एज एन एजुकेटर, एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और कम्युनिटी के लिए ऑन दिस मेंटल हेल्थ मंथ? सो फर्स्ट थिंग बच्चों के लिए
कि लाइफ सिर्फ खेलना कूदना नहीं है बच्चे, आपको अपना काम जो होमवर्क है या पढ़ाई है वो एकदम दिल से करनी है। डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में, एंड आई थिंक वो कौन लाएगा, वो पेरेंट्स लाएंगे, राइट। सो डिसिप्लिन, अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पढ़ाई करना, सुबह उठ के स्कूल जाना या कुछ भी अपना काम अपने हिसाब से देना। तो आई थिंक पेरेंट्स को वो जो डिसिप्लिन जो क्वालिटी है वो इंस्टिल करनी चाहिए बच्चों में, क्योंकि जब हम डिसिप्लिन लाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सब प्रॉब्लम्स होता है ना जो वो सब सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक काबू में रख सकते हो। यू आर एबल टू हैंडल योर इमोशंस। ओके, सो दैट इज वन। पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स यू शुड स्पेंड टाइम, आपको अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट दिन में 1 घंटा स्पेंड करना चाहिए टाइम। खेलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जस्ट सुनना, स्पेशली जब बच्चा घर आता है स्कूल से तो आधा घंटा अगर आप सिर्फ उनकी बातें सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड, यू नो कितनी सारी बातें करते हैं। इनफैक्ट सुबह जैसे ही स्कूल चालू होती, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पीरियड में ही हमारे पास आ जाते हैं, वो प्रेयर टाइम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत कुछ बोलना होता है, कल क्या हुआ मेरे साथ, घर पे क्या हुआ। तो जब भी बच्चा आपसे बात करना चाहता है तो प्लीज लिसन और आप वहां पे मौजूद रहिए। सो एज पेरेंट्स योर ड्यूटी इज दैट, एंड एज अ कम्युनिटी यस, वन थिंग इज दैट कि कभी हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो मोटी है या ये तो पतली है या ये पैसे वाली है। डोंट डू दैट, क्योंकि वो जजमेंट जब हम कमेंट्स पास करते हैं, भले हंसी मजाक में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटा डैमेज करता है। इट डैमेजेस योर यू नो माइंडसेट। बहुत छोटे छोटे यू नो पेबल्स बोलते ना, फेंकते हैं हम, वैसा। सो वो छोटी छोटी बातें जो होती है पता भी नहीं चलेगा कब वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड एज अ कम्युनिटी ऑल्सो। वेरी बहुत सही कहा कृति मैम ने, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और इतना ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। और हाँ, जहाँ हमने पहले भी कहा कि ये कोलैबोरेटिव काम है, हमें मिलकर करना पड़ेगा। बच्चे के मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चा तभी बता सकता है जब पेरेंट अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताएगा। आई थिंक आप एज अ पेरेंट कितना कन्वीनियंटली अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने अच्छे दिन, अपने बुरे दिन आप अपने बच्चों से शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर बच्चा आपको देखता है अपने रोजाना दिनचर्या के बारे में बात करता हुआ, ऐसे मोमेंट्स जहां आप सही नहीं फील कर रहे हैं, आप डल फील कर रहे हैं, यार आज आप वल्नरेबल हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है बच्चे को समझना कि अगर मेरा पेरेंट शेयर करता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, और अगर मैं करता हूँ तो जिस तरह मैं अपने पेरेंट को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, उस तरह मेरा पेरेंट भी सिर्फ मुझे सुनेगा और जज नहीं करेगा। आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये इसकी शुरुआत हमें घर से करनी है। स्कूल्स सेकेंडरी हैं, ये दूसरे स्टेप पर आते हैं। बहुत ही सेफ स्पेस है हम हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी एज अ पेरेंट। अगर हमें लगता है कि हम हमारे बच्चों का कंसर्न नहीं शेयर कर सकते या नहीं समझ पा रहे हैं या शायद हमारे पास सही सॉल्यूशन नहीं है, तो स्कूल से अप्रोच करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात अब ये है कि स्कूल्स के पास काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सब एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सिर्फ करना क्या है, हमें फ्रीली जाना है बिना हिचकिचाए और जाके हर प्रॉब्लम जो हमारे दिल में चल रही है, दिमाग में चल रही है, उसके बारे में शेयर करना है। थैंक यू सो मच मैम, आपका हमारे साथ आज अपना समय कीमती शेयर करने के लिए और अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम यही आशा करते हैं कि जिस तरह आप सिर्फ बिलाबाओं के बच्चों के यहाँ पर रुककर उनसे आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसे और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें और हमारी ये जो चर्चा है वो मास तक पहुँच सके और हर बच्चा ये फील करे कि हाँ, जिस तरह हमारा आँख, नाक, दांत दुखता है और हम अपनी तकलीफ बताते हैं, वैसे अगर दिमाग को लेकर तो तकलीफ है तो हम उसे फ्रीली शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली, और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा। सो आप सभी को ये मेंटल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट हमारे साथ तो करना ही है, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ और अपने कम्युनिटी के साथ करना बिल्कुल मत भूलिए और बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेके हिचकिचाइए मत। अब वो दिन नहीं है जहां पर आपको जज किया जाए। अगर आप जाके कहें कि आज मुझे तकलीफ है, मेरे दिमागी तौर पे मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो समय
अब नहीं है। लोग हेल्प के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। करना हमें सिर्फ इतना है कि एक ऐसा कांड ढूंढना है जिस पे हमें भरोसा है और हमें पता है कि वो हमें जज नहीं करेगा। तो आप भी अपनी मेंटल हेल्थ का उतना ही ध्यान रखें और आप खुद देखेंगे कि जब आपकी इश्यूज सॉल्व हो जाती हैं मेंटली स्पेशली, तो आप अपने अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज देखते हैं और आसपास में भी आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी। तो बस अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ध्यान ज़रूर रखें और पॉजिटिव सोच पर ज़्यादा फोकस करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस करें। VNM TV Kids का ये YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकें प्लीज़ करिएगा और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हॉरर, वो जोनर जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा जोनर जिसने दशकों से भारतीय सिनेमा में दर्शकों को डराया, हंसाया और सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने इस तरह के दृश्य कई सारी पुरानी हॉरर फिल्मों में देखे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय सिनेमा के दिलचस्प हॉरर फिल्मों के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। 70 और 80 के दशक में भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों का पर्याय बनकर उभरे रामसे ब्रदर्स। उनकी पुरानी फिल्में जैसे वीराना, पुराना मंदिर और तहखाना। ये सिर्फ फिल्में ही नहीं थी, बल्कि उस समय के लिए भारतीय सिनेमा में डर की नई परिभाषा थी। इन फिल्मों की पहचान थी भूतिया हवेलियां, डरावने किरदार और असाधारण घटनाएं। जिसने उस दौर में बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दी थी। लेकिन फिर हॉरर सिनेमा अचानक ठहर सा गया। इसके बाद 90 के दशक में आया एक नया चेहरा, राम गोपाल वर्मा। उन्होंने रात, भूत और कौन जैसी फिल्मों के जरिए एक नया हॉरर अनुभव पेश किया, जहां सस्पेंस और असली डर ने कहानी को आगे बढ़ाया। भूत जैसी फिल्में उस समय के दर्शकों के दिलों में सच्चा डर पैदा करने में सफल रही, पर वो प्रभाव कुछ वक्त के बाद फिर फीका पड़ने लगा। और फिर आया 2018, जब हॉरर सिनेमा में नई क्रांति की शुरुआत हुई। स्त्री और तुम्बाड़ जैसी फिल्मों ने न केवल हॉरर को आधुनिक समाज से जोड़ा, बल्कि इस जॉनर को फिर से मुख्य धारा में ला खड़ा किया। स्त्री ने हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा अनोखा मिश्रण पेश किया जिससे दर्शक सिर्फ डरने नहीं बल्कि हंसने में भी झूम उठे। वही तुम्बाड़ ने पौराणिक कहानियों और लालच पर आधारित मनोवैज्ञानिक डर की ऐसी कहानी दिखाई जो आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे अलग हॉरर अनुभवों में गिनी जाती है। आज स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए के करीब कमाई करके ये साबित कर रही है कि हॉरर जोनर फिर से एक बार दर्शकों का दिल जीत रहा है। और ये बदलाव सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी इस जोनर को नए आयाम तक पहुंचाया है। मुंशिया और भेड़िया जैसी फिल्मों ने घर बैठे दर्शकों को डराने का काम किया। आज का भारतीय दर्शक सिर्फ भूत प्रेत से डरने को तैयार नहीं, बल्कि वह सोचने और महसूस करने वाला डर भी चाहता है। और यही वजह है कि हॉरर फिल्मों का ये दौर अब भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। रामसे ब्रदर्स से लेकर स्त्री 2 तक भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्मों का सफर कई उतार चढ़ावों भरा रहा है। और यह सफर
अभी लंबा चलने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। क्या हम स्मार्टफोन के गुलाम बन रहे हैं? क्या ये वो युग है जहां मोबाइल फोन हमें नियंत्रित करते हैं? क्या ये वो लड़ाई है जहां पानी या संसाधनों के बजाय डेटा के लिए युद्ध होगा? नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। ये सवाल आज के समय का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां ये तय करना मुश्किल हो गया है कि हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या स्मार्टफोन हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सचमुच वो दौर है जहां तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है, या ये भविष्य की वो लड़ाई है जिसमें पानी या संसाधनों के बजाय डेटा के लिए जंग होगी? कभी रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की सबसे बड़ी जरूरतें थीं, लेकिन अब डेटा और स्मार्टफोन ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसा दौर आ चुका है जहां इंटरनेट और डेटा की भूख लगातार बढ़ रही है। 2023 में वैश्विक स्मार्टफोन कनेक्शनों की संख्या 9.1 बिलियन से ज्यादा हो गई है।
जो 2017 के 7.8 बिलियन कनेक्शनों से काफी ज्यादा है। डेटा की खपत में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। 2017 में प्रति माह औसतन 2.9 GB डेटा का उपयोग किया जा रहा था, जो 2023 में बढ़कर 17 GB प्रति माह हो गया। इंटरनेट के शुरुआती दौर में इसे ज्ञान और सीखने का सबसे बड़ा माध्यम बताया गया था, लेकिन आज डेटा का सबसे बड़ा हिस्सा वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और सोशल मीडिया पर खर्च हो रहा है। भारत इस डेटा क्रांति में सबसे आगे है। 2023 तक भारत में डेटा उपयोग में 11 गुना की वृद्धि देखी गई है। 2017 में जहां भारतीय यूजर्स प्रति माह औसतन 1.4 GB डेटा का उपयोग कर रहे थे, 2021 तक यह आंकड़ा 7 GB हो गया। लेकिन सवाल यह है कि इस बढ़ती डेटा खपत का असर हमारी जिंदगी पर कैसा हो रहा है। स्मार्टफोन और डेटा ने जहां हमें दुनिया से जोड़ा है, वहीं हमारे अपनों से दूर भी कर दिया है। आज के घरों में लोग साथ तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से उन्हें बात करने का समय बहुत कम मिल पाता है। जितना समय हम स्क्रीन पर बिताते हैं, उतना ही कम समय हमारे रिश्तेदारों के लिए बचता है। स्मार्टफोन की लत से हमारी सामाजिक संरचना भी प्रभावित हो रही है। परिवारों में संवाद की कमी, दोस्ती और रिश्तों में दरार और एकाकीपन के बढ़ते मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम स्मार्टफोन के साथ अपनी इंसानियत भी खो रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि स्मार्टफोन की लत इसी तरह बढ़ती रही तो ये भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है, चाहे वह मानसिक स्वास्थ्य हो या सामाजिक रिश्ते हो या कामकाजी जीवन। स्मार्टफोन हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते हम इस लत पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। कुछ समाजशास्त्री यहाँ तक कहते हैं कि स्मार्टफोन की लत किसी भी वैश्विक संकट की ओर इशारा कर रही है, जो भविष्य में बड़ी सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर डेटा को तेल भी कहा जा रहा है, और यह सही भी है। जिस तरह से दुनिया भर में डेटा की खपत और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है, यह कहना मुश्किल नहीं कि भविष्य में संसाधनों के बजाय डेटा के लिए युद्ध हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनियों की शक्ति और डेटा की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम स्मार्टफोन और डेटा के इस खेल में अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। आज ये सवाल केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत भी है। क्या हम अपने रिश्ते, समय और जीवन को वापस ला सकते हैं, या स्मार्टफोन और डेटा की लत हमें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां से वापसी मुश्किल होगी। स्मार्टफोन और डेटा ने जहां हमें असीमित संभावनाएं दी हैं, वहीं उनसे होने वाले खतरों को भी समझना जरूरी है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। यदि हम स्मार्टफोन की लत से बचना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने डेटा का उपयोग नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा हमें अपने रिश्तेदारों और समय को प्राथमिकता देनी होगी। आखिरकार ये सवाल हम सभी के सामने है कि क्या स्मार्टफोन और डेटा ने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाया है या बर्बाद किया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।